बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने पॉलीमर के बारे में डिस्कस किया था। हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, उसके अलावा हमने पॉलीमर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था। तो एक क्लासिफिकेशन जो एक टाइप की क्लास थी वो हमारी रह गई थी, तो आज हम वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निसिटी। क्या पढ़ रहे थे हम? हमारा सिलेबस कौन था जी? कौन सा था? पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर सिलेबस था हमारा। और हम डिस्कस को क्या चीज़ कर रहे थे? इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे। और एक क्लास हमारी रह गई थी, वो कौन सी थी? ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी। टेक्टिसिटी। अच्छा जी, पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ टेक्टिसिटी होती क्या है, फिर हम इसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन भी देख लेंगे। तो बेसिकली जब कोई पॉलीमर बनता है ना, तो उसमें ग्रुप्स होते हैं और उसमें कायरल सेंटर होते हैं। क्या होते हैं? उसमें कायरल सेंटर होते हैं, और उन कायरल सेंटर्स के ऊपर डिफरेंट किस्म के ग्रुप या सब्स्टिट्यूशन लगी होती हैं। जब कोई कायरल सेंटर होता है किसी कंपाउंड में, तो फिर उसकी कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। वो या तो R हो सकता है या वो S हो सकता है। ठीक है, वो इस हिसाब से क्या करता है? अपनी कन्फर्मेशन शो करता है। इस तरह के जो पॉलीमर जो क्या करते हैं? अपनी कन्फर्मेशन शो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या होती है? उनमें कोई टेक्टिसिटी होती है। ठीक हो गया। इस कन्फर्मेशन की बेस पे जो पॉलीमर होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पॉलीमर एटेक्टिक हो सकते हैं, सिंडियोटेक्टिक हो सकते हैं, ठीक, और आइसोटेक्टिक हो सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इनको कि ये होते क्या हैं। तो पहले तो टेक्टिसिटी की डेफिनेशन लिख लें जी। क्या है? ये ग्रीक वर्ड से निकला है। इसका मतलब है रिलेटिंग टू अरेंजमेंट और ऑर्डर। टेक्टिसिटी क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक हो गया, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। इसका मीनिंग क्या है? रिलेटेड टू अरेंजमेंट। क्या होता है इसका मीनिंग? क्या है? रिलेटेड टू अरेंजमेंट और ऑर्डर। यानी ये अरेंजमेंट या तरतीब से क्या करता है? ये रिलेट करता है। कौन सी चीज़ भला? टेक्टिसिटी। ठीक है जी। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये होता क्या है? टेक्टिसिटी की अगर हम आयु पे एक डेफिनेशन लिखें, या एक टेक्टिक मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होता है? इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल इन विच एसेंशियली ऑल कन्फिग्रेशनल यूनिट्स आर आइडेंटिकल। ठीक हो गया जी। क्या होती हैं? जिसमें तमाम कन्फिग्रेशनल यूनिट्स क्या हों? आइडेंटिकल हों। टेक्टिसिटी इज पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन विनाइल पॉलीमर। क्या होती है ये? कि इनमें विनाइल पॉलीमर में क्या होती है? ये सिग्निफिकेंट होती है। ठीक हो गया। तो टेक्टिसिटी को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम इसकी क्लासें देखेंगे। टेक्टिसिटी की बेस पे जो क्लासें होती हैं पॉलीमर की, उनको हम देखेंगे। तो पहले एक टर्म है डाईएड्स। क्या होते हैं? डाईएड और ट्राईएड। तो डाईएड्स क्या होते हैं? इनकी डेफिनेशंस आप लिख लें। ये कुछ चीज़ें हैं, टर्म्स हैं जो यूज़ होंगी। डाईएड्स कहते हैं जी, डेफिनेशन इसकी लिखें, टू एडजेसेंट स्ट्रक्चरल यूनिट इन अ पॉलीमर मॉलिक्यूल। टू एडजेसेंट स्ट्रक्चरल यूनिट in a polymer molecule constitute a diad। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं डाईएड की, तो फिर समझ आएगा। डाईएड क्या होते हैं? टू आइडेंटिकल, क्या होते हैं? टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर यूनिट। यानी एक पॉलीमर है, उसका स्ट्रक्चर है, उसमें जो दो एडजेसेंट यूनिट हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलीमर लिखता हूँ आपके सामने इधर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें डाईएड कौन सा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीमर है हमारे पास। क्या है जी? ये इधर भी आगे मूव कर रहा है और ये इधर भी आगे मूव कर रहा है, एन। ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या होगी? इसमें कायरल सेंटर है कुछ। फॉर एग्जांपल इधर वेज पे CH3 है। ठीक हो गया जी।
और उसके अलावा इधर इसमें भी क्या है, वेज पे CH3 है। तो डेफिनेशन क्या है डाइएड की, टू एडजेसेंट स्ट्रक्चरल यूनिट, टू एडजेसेंट स्ट्रक्चरल यूनिट। अब क्या है, ये एडजेसेंट स्ट्रक्चरल यूनिट है दो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एक डाइएड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एक डाइएड कहलाएगा। ठीक है जी, क्या ये एक डाइएड है, ठीक है। और डाइएड कैसा है, ये दो तरह के डाइएड हो सकते हैं, या तो वो मीजो हो सकता है या वो रेसिमिक हो सकता है। कैसा हो सकता है वो, या मीजो हो सकता है या रेसिमो। मीजो के जब उस डाइएड में दोनों कायरल कार्बन की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है, फॉर एग्जांपल ये भी आर है, ये भी आर है, या ये भी एस है, ये भी एस है, तो इस तरह का जो डाइएड होगा उसको क्या कहेंगे हम, मीजो डाइएड। कैसा डाइएड, ऐसा डाइएड जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ टू एडजेसेंट स्ट्रक्चरल यूनिट सेम हो। अगर क्या हो, स्टीरियो केमिस्ट्री सेम हो दोनों एडजेसेंट स्ट्रक्चरल यूनिट की, तो जो डाइएड होगा उसको हम क्या कहेंगे, कैसा डाइएड है, ये मीजो डाइएड है। कैसा डाइएड है, ये मीजो डाइएड है। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो, डिफरेंट हो, इफ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ टू एडजेसेंट डाइएड इज डिफरेंट, क्या होगी, डाइएड में दो होंगे ना, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, इज अपोजिट, अपोजिट ही होगी ना, मतलब एक की आर दूसरे की एस, यानी एक की आर, वन की आर होगी और दूसरे सेंटर की क्या होगी, एस होगी। तो जो डाइएड होगा उसको कहेंगे रेसिमो। कैसा डाइएड होगा, ये रेसिमो डाइएड होगा। ठीक हो गया जी, समझ आई है। ये एक पॉलीमर चेन थी, उसमें डाइएड क्या होगा, टू एडजेसेंट स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट है दो एडजेसेंट हैं, यानी एक ये कायरल सेंटर और उससे अगला कायरल सेंटर, दोनों एडजेसेंट, ठीक है। इनको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, एक डाइएड। और डाइएड दो तरह के हो सकते हैं, वो रेसिमो भी हो सकते हैं, वो मीजो भी हो सकते हैं। मीजो कब होंगे, जब दोनों क्या होंगे, सेम स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ होंगे। हाँ जी, अगर क्या होगी, एक की आर है फॉर एग्जाम्पल इधर, और दूसरे की क्या हो जाए, इधर एस हो जाए ऐसे, फॉर एग्जाम्पल इधर इसकी आर है और इसकी ऐसे हो जाए कि ये वेज पे और ये ऐसे डॉटेड आ जाए। ठीक हो गया, तो ये वाला फॉर एग्जाम्पल ये आर है, ये एस है। अब ये कौन सा डाइएड है, ये रेसिमो है। कौन सा, यानी 50% आर है, 50% क्या है, एस, रेसिमिक मिक्सचर से निकला हुआ है। ठीक हो गया जी, ये तो हो गए डाइएड। उसके बाद अब आते हैं ट्राइएड किसे कहते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे देखते हैं ट्राइएड किसे कहते हैं। नाम से ज़ाहिर है ट्राइएड, ट्राई का क्या मतलब होता है, तीन, यानी थ्री एडजेसेंट स्ट्रक्चरल यूनिट्स। क्या होंगे इसमें, थ्री एडजेसेंट स्ट्रक्चरल यूनिट होंगे। हाँ जी, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ट्राइएड्स क्या होते हैं, ट्राइएड्स, ट्राइएड्स क्या है जी, द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड इवन मोर प्रिसाइजली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइएड। ट्राइएड क्या होता है जी, जो मतलब तीन स्ट्रक्चर यूनिट के साथ पे मुश्तमिल होता है। किन पे मुश्तमिल होता है, वो तीन स्ट्रक्चर यूनिट पे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ड्रा कर देता हूँ, हमारे पास एक पॉलीमर है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ऐसे मैं इसको ड्रा करता हूँ पॉलीमर को, कि ये एक पॉलीमर है, ऐसे। ठीक है जी, ये क्या, कोई एक हमारे पास पॉलीमर है, तो इसमें थ्री एडजेसेंट स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये पॉलीमर आगे ऐसे मूव कर रहा है, एन, इधर क्या है, ये एन है, यानी ये आगे लॉन्ग चेंज आ रही है, ये भी लॉन्ग चेंज आ रही है। इसमें ये क्या है, CH3 है, ये क्या है, CH3 है, ये क्या है, CH3 है। अब ये क्या है, थ्री स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, थ्री एडजेसेंट स्ट्रक्चरल
unit in a polymer. Structural, 3 adjacent structural units in a polymer. के कोई एक पॉलीमर है उसमें 3 adjacent structural unit है, जैसे ये दिए गए हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हम एक ट्राइएड कहते हैं। तो ट्राइएड की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। अगर एक आइसोटेक्टिक ट्राइएड होगा तो वो कैसा होगा, ये वाला जो ट्राइएड है ये आइसोटेक्टिक। आइसोटेक्टिक का मतलब क्या है, आइसोटेक्टिक ट्राइएड। क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो तीनों कायरल सेंटर है ना, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, तीनों की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी आर है तो इसकी भी क्या है, आर है, और इसकी भी क्या है, आर है। तो इस तरह का जो ट्राइएड होगा उसको क्या कहते हैं, हम आइसोटेक्टिक ट्राइएड कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये क्या होता है, सिंडियोटेक्टिक भी हो सकता है। ठीक हो गया, क्या होता है, सिंडियोटेक्टिक भी हो सकता है। सिंडियोटेक्टिक किसे कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 एडजेसेंट रेसिमिक डाइएड। सिंडियोटेक्टिक में क्या होता है, 2 एडजेसेंट, अब मैं सिंडियोटेक्टिक इधर बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पॉलीमर है हमारे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला एक इधर N है। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं इसमें एक ये CH3 है, एक CH3 ये वाला है, और एक CH3 ये वाला है। ठीक हो गया। अब ये है क्या, पहले तो ये देखें, ये एक ट्राइएड है। क्या है, ये एक ट्राइएड है। क्या है, ये एक ट्राइएड है, लेकिन है कौन सा, ये सिंडियोटेक्टिक। कौन सा है ये, सिंडियोटेक्टिक। सिंडियोटेक्टिक क्यों, क्योंकि इसमें एक आर है, फिर एस है, फिर एक आर है। ठीक हो गया, यानी इसमें एक रेसिमो डाइएड है। क्या है, इसमें एक ये वाला जो डाइएड है ये रेसिमो डाइएड है, और साथ उसके कोई एक और स्ट्रक्चरल यूनिट लगा हुआ है। तो इस तरह का जो ट्राइएड होगा इसको क्या कहेंगे हम, सिंडियो ट्राइएड। ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 एडजेसेंट रेसिमो डाइएड। क्या, किस पे ये कंसिस्ट करता है, 2 एडजेसेंट रेसिमो डाइएड। यानी एक डाइएड इधर होगा, उसके बाद फिर एक डाइएड आगे शुरू होगा। इस तरह का जो ट्राइएड होगा उसको क्या कहते हैं, हम सिंडियो ट्राइएड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सिंडियो ट्राइएड कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब हम आते हैं, जो हमारा असल टॉपिक था, पॉलीमर की स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, ये तो कुछ टर्म्स थी जो ट्राइएड और डाइएड की, जो आपको मैंने समझा दी हैं। अब हम आते हैं पॉलीमर की तरफ, कि पॉलीमर में किस तरह की स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, वो चीज़ें देख लेते हैं। तो पॉलीमर को अगर हम स्टीरियोटेक्टिसिटी की बुनियाद पे क्लासीफाई करें तो उनकी 3 क्लासें हैं। कौन कौन सी हैं, पहले उनके नाम लिख लें। पहला होता है जी आइसोटेक्टिक पॉलीमर। कौन से होते हैं, आइसोटेक्टिक पॉलीमर। ठीक हो गया जी। जो दूसरी क्लास होती है वो होती है सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर। कौन सी होती है, सिंडियोटेक्टिक पॉलीमर। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसकी होती है थर्ड क्लास। थर्ड क्लास होती है एटेक्टिक पॉलीमर। कौन से पॉलीमर, एटेक्टिक पॉलीमर। अब हम क्या करते हैं, इनमें से एक एक क्लास को पढ़ लेते हैं कि वो कैसे होते हैं। पहला पढ़ते हैं जी आइसोटेक्टिक पॉलीमर क्या होते हैं। आइसोटेक्टिक पॉलीमर, हाँ जी, नाम से ज़ाहिर है। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसोटेक्टिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनमें तमाम कायरल सेंटर्स की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम हो। इस तरह का जो पॉलीमर होगा वो क्या होगा, आइसोटेक्टिक पॉलीमर कहलाता है। इन आइसोटेक्टिक पॉलीमर all the substituents are located on the same side of macromolecular backbone. All the substituents are located on the same side of
मैक्रो मॉलिक्यूलर बैकबोन, यानी जो मैक्रो मॉलिक्यूलर बैकबोन होती है ना, उसकी एक ही साइड पे सारे सब्स्टिट्यूएंट हो, यानी या तो सारे आर हो या सारे एस हो, उस तरह का जो पॉलीमर होगा वो कौन सा पॉलीमर होगा? आइसोटैक्टिक पॉलीमर। फॉर एग्जांपल ये हम ड्रा कर लेते हैं एक पॉलीमर, ठीक हो गया। एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि आइसोटैक्टिक पॉलीमर क्या होता है। ये कोई एक पॉलीमर है हमारे पास, ठीक हो गया जी। इसमें क्या है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उसके बाद ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, तीनों सब्स्टिट्यूएंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? सेम है, तीनों अबव द प्लेन है, यानी वेज में है कि ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो इस तरह का जो पॉलीमर होगा वो क्या कहलाएगा? आइसोटैक्टिक पॉलीमर। क्या कहलाएगा? आइसोटैक्टिक पॉलीमर कहलाएगा, ठीक है। आपने इनको अब ये ट्राइएड नहीं, मतलब ये ट्राइएड के साथ मिक्स ना कर देना, मैं ज़रा इसको और इधर बढ़ा देता हूँ, ठीक है जी। ये भी क्या है? आर, ठीक है। मतलब जिसमें जितनी भी सब्स्टिट्यूएंट होंगी अगर सारी सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ होंगी तो इस तरह का पॉलीमर क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं हम? आइसोटैक्टिक पॉलीमर, ठीक होगा जी। एन आइसोटैक्टिक पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ 100% मीजो डाइएड। इसमें क्या होते हैं? 100% मीजो डाइएड होते हैं। मीजो डाइएड, मीजो डाइएड कौन से होते हैं? जिनमें सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी जितने भी डाइएड हैं सारे कौन से? इनमें मीजो हैं, यानी सबकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? सेम है। पॉलीप्रोपाइलीन फाउंड फ्रॉम ज़ेगलर नेटा कैटालिस्ट इज एन आइसोटैक्टिक पॉलीमर। इसकी एग्जांपल क्या है? पॉलीप्रोपाइलीन। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो कौन सी है जी? पॉलीप्रोपाइलीन फाउंड बाय ज़ेगलर नेटा कैटालिस्ट। ये आगे जाके पढ़ेंगे हम, ज़ेगलर नेटा कैटालिस्ट। इस कैटालिस्ट से जो पॉलीप्रोपाइलीन बनती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? आइसोटैक्टिक पॉलीमर होता है। आपके असाइनमेंट है, आपने पॉलीप्रोपाइलीन का स्ट्रक्चर लेके आना है, ठीक है। आपने ये सबमिट करवाना है कि पॉलीप्रोपाइलीन जो पॉलीमर है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक होगा जी। उसके बाद आइसोटैक्टिक पॉलीमर की अगली कैरेक्टरिस्टिक है, आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स आर यूजुअली सेमी क्रिस्टलाइन एंड ऑफन फॉर्म अ हेलिक्स कन्फिगरेशन। ये क्या होते हैं? सेमी क्रिस्टलाइन होते हैं और हेलिक्स कन्फर्मेशन की फॉर्म में ये अक्सर पाए जाते हैं। कौन से भला? आइसोटैक्टिक पॉलीमर। अगला हमारा जी इसकी क्लास है सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर। कौन सा है जी अगला? सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर। हाँ जी, सिंडियोटैक्टिक ट्राइएड पहले आपको समझा दिए थे, अब हम चलते हैं सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक होगा जी। सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर क्या होते हैं? इन सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर अ सिंथेटिक पॉलीमर, in syntactic or synthetic polymer the substituent have alternate position along the chain। क्या होता है? substituents have alternate position on molecular बैकबोन। यानी अल्टरनेटिव कैसे होती है? यानी अगर एक आर है तो दूसरा एस होगा, दूसरा एस है तो तीसरा आर, चौथा फिर एस, पांचवा फिर आर, फिर यानी एक आर दूसरा एस, फिर एक आर दूसरा एस। हम अगर इस तरह का पॉलीमर देखें तो ये ऐसे होगा। ये मैं पॉलीमर आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इसकी सिंडियोटैक्टिक देख लेते हैं कि कैसे होता है, ठीक है जी। इसको मैं इधर ऐसे बढ़ा देता हूँ, ठीक है जी, और इसको इधर ऐसे बढ़ा देते हैं। ये क्या है? एन है, यानी ये चेन ऐसे आगे ग्रो कर रही है, ठीक है। तो अगर हम ये क्या है, इधर ऐसे एन, अगर इधर से स्टार्ट करता हूँ, अगर ये वाला क्या है? आर है, यानी ये CH3 फर्ज किया हुआ ये आर है, तो दूसरा क्या होगा? ऐसे
एस होगा। अगर ये एस है तो फिर ये वाला क्या होगा, आर होगा, यानी CH3 आर। अगर ये आर है तो ये वाला क्या होगा, एस होगा, वेज। अगर इस तरह का अगर कोई पॉलीमर बन जाए, ये देख लें, इस तरह का अगर कोई पॉलीमर बने, यानी एक आर दूसरा एस, फिर एक आर फिर एक एस, अल्टरनेटिव, तो इस तरह का जो पॉलीमर होता है उसको क्या कहते हैं हम, सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर होता है ये, सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर होता है। सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर में अगर हम देखें तो दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ 100% ऑफ रेसिमियो डाइएड। इसमें क्या होते हैं, इसमें 100% मीजो डाइएड होते हैं और इसमें 100% रेसिमो, 100% रेसिमो डाइएड। डाइएड पहले आपको मैंने बता दिया, यानी एक ये डाइएड रेसिमो, दूसरा डाइएड रेसिमो, यानी सारे के सारे डाइएड वो क्या होते हैं, रेसिमो होते हैं। वो इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे मीजो होते हैं। ठीक हो गया जी। ये आपको मैंने डाइएड इसलिए पहले बता दिए थे कि ये इनको आपको पता होना चाहिए। और सिंडियोटैक्टिक पॉलीस्टाइरीन बनाया जा सकता है। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो क्या किया जा सकता है, सिंडियोटैक्टिक पॉलीस्टाइरीन, इसकी एग्जांपल है जी पॉलीस्टाइरीन बनाया जा सकता है सिंडियोटैक्टिक। आपने कल पॉलीस्टाइरीन का भी पॉलीमर बना के आना है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है, मेड बाय मेटैलोसीन कैटालिसिस पॉलीमराइजेशन। किससे, मेटैलोसीन पॉलीमराइजेशन, कैटालिटिक पॉलीमराइजेशन एक मेथड है, उससे हम क्या कर सकते हैं, पॉलीस्टाइरीन को सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर इसका बना सकते हैं। ये क्या होता है, सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर क्रिस्टलाइन होता है। ये जो पॉलीमर बनता है ना पॉलीस्टाइरीन का, ये क्रिस्टलाइन होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 160 डिग्री। क्या होता है, 160 डिग्री होती है। उसके अलावा सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर की एक और एग्जांपल है गुट्टा पर्चा, GUTTA, ठीक हो गया जी। और उसके बाद PERCH, ये एक पॉलीमर है, ये भी किसकी एग्जांपल है, ये है सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर की एक एग्जांपल है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम चलते हैं एटैक्टिक पॉलीमर किसे कहते हैं। एटैक्टिक पॉलीमर नाम से ही ज़ाहिर है, ए का मतलब नॉट, टैक्टिक का मतलब टैक्टिसिटी, यानी इसमें कोई टैक्टिसिटी, कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होगी। वो अब हम देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है जी। तो आप इसको अच्छी तरह से कर लेनी है, ये चीज़ें आपको मैं साथ साथ करवा रहा हूँ। एटैक्टिक पॉलीमर, एटैक्टिक पॉलीमर, हाँ जी। अगर एटैक्टिक पॉलीमर देखें तो इनमें क्या होता है, इन एटैक्टिक पॉलीमर द सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्लेस्ड रैंडमली अलोंग द चेन। जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्लेस्ड रैंडमली, यानी कोई खास इसकी अरेंजमेंट नहीं होती ऑन द बैकबोन। फॉर एग्जांपल ये मैं एक पॉलीमर बना रहा हूं इधर, ये ज़रा छोटा करके लिख रहा हूं क्योंकि ये हमने टैक्टिसिटी ज़्यादा बार शो करनी है। ठीक हो गया, इसलिए। वैसे जो पहले वाले हैं वो मैंने बड़े करके लिखे थे। फॉर एग्जांपल ये N है, तो अब इसमें क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये वेज पे है CH3, तो ये भी वेज पे है CH3। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, डॉटेड आ सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये भी डॉटेड आ सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये वेज्ड आ सकता है। ठीक हो गया। फिर ये डॉटेड आ सकता है, फिर ये डॉटेड आ सकता है। तो कोई भी ख़ास अरेंजमेंट इनकी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर ये आर है, ये आर है, ये एस है, ये एस है, ये आर है, ये एस है, ये एस है, यानी आर आर एस एस आर एस एस, इस तरह से कोई मतलब इस तरह से आप लिख लो इसको रैंडमली, आर आर एस आर एस एस आर एस आर एस आर एस एस आर 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 एस, मतलब इस तरह से कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट इनकी नहीं है। इस तरह के जो पॉलीमर होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम एटैक्टिक पॉलीमर कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसमें परसेंटेज ऑफ मीजो डाइएड जो इनमें होती है ना, वो 1 होती है बिटवीन 1 and 99%।
मीजो डाइऑड की परसेंटेज 1 से लेकर 99% के दरमियान होती है। ठीक हो गया जी। ये इस हम पॉलीमर दैट आर फाउंड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सच एज पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड आर यूजुअली एटेक्टिक। मतलब जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बनते हैं ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो पॉलीमर बनते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वो एटेक्टिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके ये तो थी हमारी टेक्टिसिटी के बारे में चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपको एक असाइनमेंट है, आपने आइसोप्रीन यूनिट लेने हैं। आइसोप्रीन यूनिट आपको ये चीज़ें करवाई हुई हैं। ठीक हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट्स में आपने पढ़ी हुई हैं। आइसोप्रीन यूनिट को हेड टू टेल रूल होता क्या है और उसको हेड टू टेल किस तरह से जोड़ते हैं। एक आपने उसको हेड टू टेल जोड़ना है, दूसरा आपने हेड टू हेड जोड़ना है, तीसरी असाइनमेंट है आपने टेल टू टेल जोड़ना है। ठीक है, आइसोप्रीनाइड यूनिट ले लेने हैं, उनको जोड़ना है। ठीक है, आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। हेड टू टेल जोड़ना है पहली असाइनमेंट, दूसरी आपने टेल टू टेल जोड़ना है, तीसरी असाइनमेंट आपने उनको हेड टू हेड जोड़ना है। ठीक हो गया, ये असाइनमेंट आपने जमा करवानी है, ये आपको पॉलीमर में आपकी हेल्प करेगी। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा अपने सिलेबस को आगे थोड़ा सा चलाते हैं। तो कोई चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो क्लासिफिकेशन में रह गई थी या मतलब साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो एक आपने हेडिंग दे देनी है, कोपॉलीमर क्या होते हैं। लास्ट टाइम मेरे ख्याल आपको ये मैंने करवाए हुए थे कोपॉलीमर, तो आपने ये दोबारा से ज़रा लिख लें नोट्स में। आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, ये असल में इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर है हमारी कोर्स आउटलाइन में। ठीक हो गया, तो इंट्रोडक्शन ही ये आपको करवा रहे हैं। उसके बाद फिर हम आगे पॉलीमराइजेशन के मेथड्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो पहले आपने हेडिंग अब दे दें अगली, कोपॉलीमर क्या होते हैं। कोपॉलीमर नाम से ज़ाहिर है, को का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, द पॉलीमर विच इज फाउंड बाय टू मोनोमर इज कॉल्ड एज कोपॉलीमर। द पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड बाय टू मोनोमर, यानी जो दो मोनोमर से मिलके बनता है उस पॉलीमर को क्या कहते हैं, हम कोपॉलीमर कहते हैं। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर की फर्दर क्या है, 3 टाइप्स हैं। कोपॉलीमर की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। हम वो डिस्कस करते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है जी। तो पहली इसकी टाइप है जी ब्लॉक पॉलीमर। कौन सी, पहली है जी ब्लॉक पॉलीमर। ठीक है जी। उसके बाद इसकी सेकंड पॉलीमर है, सेकंड टाइप है रैंडम पॉलीमर। कौन सी है, रैंडम पॉलीमर। पहली है ब्लॉक पॉलीमर, दूसरी है इसकी रैंडम पॉलीमर, और इसकी थर्ड टाइप है ग्राफ्ट पॉलीमर। थर्ड इसकी कौन सी टाइप है, ग्राफ्ट पॉलीमर। तो हम अब इन तीनों को आज डिस्कस कर लेते हैं कि ये तीनों क्या होती हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो पहले देखते हैं हम जी कि ब्लॉक पॉलीमर क्या होते हैं। ठीक है जी, इनको इधर ऐसे ही लिख देता हूँ, इधर मिटा देता हूँ इनको। ब्लॉक पॉलीमर क्या होते हैं, नाम से ज़ाहिर है ब्लॉक किसे कहते हैं, ब्लॉक पॉलीमर। ब्लॉक का मतलब होता है जैसे ईंटों का एक ब्लॉक नहीं होता, ब्लॉक्स नहीं होते सीमेंट के बने हुए कि एक ब्लॉक लगा दिया, फिर जैसे दीवार बनाते हैं सीमेंट की ब्लॉक्स की मदद से, कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक ब्लॉक है आपके पास ये वाला, ठीक हो गया जी, ये एक ब्लॉक है। उसके साथ आप क्या करते हो, उसको जोड़ते हो एक और दूसरे ब्लॉक से, ठीक हो गया, ये जोड़ दिया। फिर आपने एक तीसरे ब्लॉक से ऐसे जोड़ देना है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने एक चौथे ब्लॉक से ऐसे इसको जोड़ देना है। तो इस तरह के जो ये इस तरह से, तो ये जो पॉलीमर होते हैं ये क्या होते हैं, ब्लॉक पॉलीमर। ठीक है, इसमें डेफिनेशन क्या है, अ ब्लॉक पॉलीमर इज अ कोपॉलीमर
formed when two monomer cluster together and form blocks of repeating unit. क्या होता है? A block polymer is a copolymer which is formed, जो कब बनता है? When two monomer cluster together, यानी उनके गुच्छे आपस में ज्वाइंट होते हैं, क्लस्टर करते हैं, एंड फॉर्म ब्लॉक्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट, यानी जो रिपीटिंग यूनिट है उनके ब्लॉक बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मोनोमर हैं, एक ए और एक बी, तो अगर इसका ब्लॉक बनाएं तो पहले ए का ब्लॉक इस तरह से होगा, सारे ए के होंगे, ए, ठीक हो गया. ये क्या है? ए का एक ब्लॉक है. उसके बाद क्या? बी. इसके बाद बी के भी सारे ब्लॉक्स आएंगे, बी 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 बी. ये एक ब्लॉक ए का, एक ब्लॉक बी का, उसके बाद फिर ए का ब्लॉक, ये ठीक है, ये ए का ब्लॉक. उसके बाद फिर बी का ब्लॉक, ये बी. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ए आ जाए फिर बी, यानी पहले अगर एक ए का ब्लॉक आए पूरा ब्लॉक, उसके बाद फिर बी का पूरा एक क्लस्टर या ब्लॉक आए, उसके बाद फिर एक ए का पूरा क्लस्टर या ब्लॉक आए, उसके बाद फिर एक बी का पूरा क्लस्टर या ब्लॉक आए. तो इस तरह के जो पॉलीमर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक पॉलीमर. क्या कहते हैं? इनको हम ब्लॉक पॉलीमर कहते हैं. उसके बाद अगली टाइप है जी रैंडम पॉलीमर किसे कहते हैं. ठीक है जी, इसको मिटा देता हूँ. इसको रैंडम पॉलीमर क्या होते हैं? रैंडम नाम से इज़हार है कि कोई भी ख़ास इनकी अरेंजमेंट नहीं होती. ठीक है जी, तो देख लेते हैं रैंडम पॉलीमर होते क्या हैं. हेडिंग दे दें अगले, हेडिंग रैंडम पॉलीमर. हाँ जी, रैंडमली. रैंडम क्या होता है? इज फॉर्म्ड a copolymer which is formed when monomer subunits are linked together in a random order. क्या होते हैं? मोनोमर यूनिट्स लिंक्ड टूगेदर इन अ रैंडम ऑर्डर. इन अ रैंडम ऑर्डर यानी वो रैंडमली आपस में लिंक होते हैं. इस तरह का जो पॉलीमर होता है उसको क्या कहते हैं? हम रैंडम पॉलीमर. यानी फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक ए आ गया, उसके बाद ये बी, फिर उसके बाद ये ए, फिर उसके बाद बी बी ए बी ए, मतलब कोई ख़ास एक इनकी रैंडम कोई तरतीब नहीं होती, जैसे ए बी 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 ए बी बी. मतलब ब्लॉक में तो क्या था कि ब्लॉक तरतीब से आ रहे थे, इनमें क्या कोई ख़ास तरतीब नहीं है, रैंडमली आ रहे हैं. इस तरह के जो पॉलीमर होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम रैंडम पॉलीमर कहते हैं. ठीक है जी, रैंडम पॉलीमर की अगर हम सिंथेसिस की जाए तो इसको सिंथेसिस कर सकते हैं. पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक हो गया. उसमें हाईली रिएक्टिव, इसको कैसे लेते हैं कि यानी हम एक जो मोनोमर होता है वो हाईली रिएक्टिव ले लेते हैं, दूसरा जो मोनोमर होता है वो लेस रिएक्टिव लेते हैं, तो उससे जो चेन बनती है ना वो नेटवर्क चेन बनती है. जो नेटवर्क बन जाता है उस तरह से हम इसको, ये फिर मेथड है डिफरेंट, ये बाद में हम एक डिस्कस करेंगे क्या होते हैं. उसके बाद अगली है जी ग्राफ्ट पॉलीमर. कौन सी अगली टाइप है? ग्राफ्ट पॉलीमर. ग्राफ्टिंग, आपने प्लांट की ग्राफ्टिंग देखी होगी, सुना होगा ग्राफ्टिंग के बारे में. ठीक हो गया, तो वही उसी तरह है. आर सेगमेंटल कोपॉलीमर विद द लाइन बैकबोन ऑफ वन कंपोजिट एंड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांचेज ऑफ एन अदर कंपोजिट. ठीक हो गया. कैसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक, इसको बनाते गए, इसको ऊपर बना लेते हैं ज़रा. ठीक है, मिटा के इसको इधर. ठीक है, ये ग्राफ्ट पॉलीमर कैसे बनता है? हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक मोनोमर है, ये लिंक है जी. ठीक हो गया, ये मोनोमर. अब हमने इसकी क्या करनी है? ग्राफ्टिंग, यानी हम इधर से बी बी बी, ये पॉलीमर इधर से बी बी, ये एक ब्रांच शुरू कर दी, उसके बाद इधर, और ये रैंडमली ग्राफ्टिंग होती है, यानी इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है ग्राफ्टिंग का कि कहाँ से कहाँ तक हुई.
तो ये इस तरह के जो कोपॉलीमर होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, ग्राफ्ट कोपॉलीमर। क्या कहते हैं उनको, ग्राफ्ट कोपॉलीमर कहते हैं। ये तो थी हमारी कुछ क्लासिफिकेशन जो हमने डिस्कस कर ली। अब उसके बाद एक चीज़ है जो पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है, वो है सिंथेसिस ऑफ नायलॉन। ठीक है, ये आपकी बुक्स में भी होगी। तो ये मैं आपको एक टास्क के तौर पे देता हूँ, आपने बनानी है। एक नायलॉन मैं सिंथेसाइज कर देता हूँ, बाकी आप लोगों ने ये खुद सिंथेसाइज करने हैं। ठीक हो गया जी। हाँ जी, क्या है जी, मैंने टॉपिक हमारा क्या है, सिंथेसिस ऑफ नायलॉन। सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6,6। ठीक हो गया जी, नायलॉन 6,6 को हमने सिंथेसाइज करना है। उसके अलावा जो नायलॉन होता है अवेलेबल होता है 6,10 भी अवेलेबल होता है, 6,11 भी आप बना सकते हो, 6,12 भी आप बना सकते हो। उसके अलावा आप 4,5 भी बना सकते हो। उसके अलावा आप 4,6 भी बना सकते हो। ठीक है, 4,7 भी बना सकते हो और 4,8 भी बना सकते हो। ठीक है जी, ये क्या है, आप डिफरेंट किस्म के नायलॉन बना सकते हो। तो जो मैं बनाऊंगा वो नायलॉन 6 आपको सिंथेसाइज कर देता हूँ, बाकी आप लोगों ने ये खुद बनाने हैं और ट्राई करने हैं। ठीक हो गया जी। तो नायलॉन 6 के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे बनता है। इसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है या रिएजेंट्स चाहिए वो ये दो होते हैं। ठीक है जी, पहला रिएजेंट है जी, हाँ जी, जो रिएजेंट चाहिए वो ये है, इधर NH2 CH2 6 और NH2, एक तो ये वाला रिएजेंट चाहिए। ठीक हो गया जी, एक ये वाला डाईअमीन, ये वाला रिएजेंट चाहिए। उसके बाद हमें एडिपॉयल क्लोराइड चाहिए। कौन सा, एडिपॉयल क्लोराइड दूसरा रिएजेंट के तौर पे हमें चाहिए। C डबल बॉन्ड OCl CH4 और C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है जी, दूसरा ये रिएजेंट है, इसका नाम है एडिपॉयल क्लोराइड, ये वाला हमें रिएजेंट चाहिए। ठीक है, तो अब इसको नायलॉन 6,6 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखें, अब इसमें कितने कार्बन हैं, 6 हैं, और इसमें कितने कार्बन है, 4 ये, 5 ये और एक ये 6, इसमें भी क्या है 6। तो इस तरह से जो नायलॉन बनेगा उसको क्या कहते हैं हम, नायलॉन 6,6। अब बनेगा कैसे कि ये वाला जो अमीनो ग्रुप का लोन पेयर है ये इधर अटैक करेगा, उसके बाद ये वाला इधर आएगा, जब ये वापस आएगा शिफ्ट तो यहाँ से क्लोरीन एक लीव कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर एक लिंकेज बन जाएगा। कौन सा लिंकेज है ये, NHC डबल बॉन्ड O, एक लिंकेज बन जाएगा, उससे फिर क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये एक हमारे पास पॉलीमर बन जाएगा। अब हम इसको इधर ऐसे लिख लेते हैं कि पॉलीमर ये इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा कैसे। तो मैं इसको ऊपर से इनको मिटा देता हूँ और हम इधर एक इनका पॉलीमर बना लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे जी, ये NH है, ये फर्दर इधर आगे N की तरफ जा रहा है। ठीक है, NH के बाद ये क्या है, CH2 है, ये क्या है 6 और ये NH है इसका, और ये किसके साथ लिंक हो गया, C डबल बॉन्ड O के साथ। उसके बाद ये CH2 फोराइस है, CH2 फोराइस C डबल बॉन्ड O के साथ है, C डबल बॉन्ड O के साथ फर्दर एक NH आएगा। ठीक हो गया, और वो ये दोबारा से वही चेन शुरू हो जाएगी। NH फिर क्या करेगा, वो CH2 6 के बाद NH के बाद C डबल बॉन्ड O, इसी तरह से फिर C डबल बॉन्ड O के बाद CH2 फोराइस, CH2 फोराइस के बाद फिर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये ऐसे N। ठीक हो गया, ये मतलब एक चेन शुरू हो जाएगी। और ये जो पॉलीमर बना है ये क्या है, नायलॉन 6,6 पॉलीमर है। ठीक हो गया,
और ये हुआ क्या है, ये कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन है, यानी दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे और उनके मिलने से एक नया फंक्शनल ग्रुप बन गया ये वाला, ठीक हो गया। और ये क्या बन गया, ये क्या, नाइलॉन 6 ठीक हो गया जी। अब आपने सिंथेसाइज करने हैं, आपने इनका रेट्रो एनालिसिस भी करना है कि ये वाला कंपाउंड अगर इसका रेट्रो एनालिसिस करें तो क्या होगा, इसका रेट्रो एनालिसिस करें तो क्या होगा। रेट्रो एनालिसिस का सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक होगा जी। अगर आपने नाइलॉन 610 बनाना हो तो आप क्या करोगे, ये वाला यूनिट तो आप यही लोगे 6 वाला, ये आपने 10 लेना है, तो ये 2 कार्बन ये तो आप ये CH4 को 8 कर लोगे, सॉरी CH ये 4 नहीं है, ये CH2 है। CH2 को अगर आपने नाइलॉन 610 लेना है तो उसके लिए रिएजेंट क्या होंगे, आप ये तो यही वाला ले लोगे 6, इसको 10 करने के लिए ये अब 6 हैं तो कितने कार्बन है, 4 5 6, अगर 10 करना है तो 2 ये वाली कार्बन, इधर आपको इसको 8 करना पड़ेगा, CH2 इसको आपने 8 करने, ठीक हो गया। उसके अलावा आप जितने भी ये आपको मैंने नायलॉन बनाए हैं आपने सारे ये क्या करने हैं, सिंथेसाइज करने हैं, ठीक हो गया जी। इट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। नेक्स्ट अब फिर हम क्या करेंगे, हम पॉलीमर के मैकेनिज्म्स स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। थैंक यू सो मच।